सवाल ये है कि जब सरकार आपकी, संघ आपका, सेंटर में भी गवर्नमेंट आपकी है, स्टेट में भी गवर्नमेंट आपकी है, तो फिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है जिस हिसाब से होनी चाहिए? तो कौन कह रहा मेरी सरकार काम नहीं कर रही? मेरी सरकार ने काम किया, तभी तो मान्यता नहीं हुई इनकी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार काम नहीं कर रही है। मेरा कहना ये है कि जिस हिसाब से, ये कोई छोटी घटना नहीं है। आप तो सिर्फ यूपी को केंद्र में रखकर बात कर रहे हैं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। तो क्या बीजेपी ने सपोर्ट दे रखा है कि हाँ तुम खेलो, कोई बात नहीं? कहीं प्लांट तो नहीं किया गया बीजेपी की ओर से आपको? ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, क्योंकि दस्तावेजों से संबंधित है तो हमारे तंत्र के अंदर सेंध तो लग चुकी है। जिसने फर्जी दस्तावेज के माध्यम से विभाग के अंदर नौकरी प्राप्त कर ली, लाभ का पद प्राप्त कर लिया, तो उसने किसी का हक तो खाया ना। क्या विनेश फोगाट जो है वो के पक्ष में हैं आप? ऐसे लोगों से मेरी कोई सिंपैथी नहीं है जो दूसरे का हक खा गए। आज जिस पॉडकास्ट को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं वो खेल से रिलेटेड है, खिलाड़ियों से रिलेटेड है, और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं गौरव कपिल, जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। सर, सबसे पहले तो आपका इस पॉडकास्ट में स्वागत है, और पहले तो आप अपने बारे में बताएं और उसके बाद फिर ये बताएं कि खेल की दुनिया में, खास तौर पर जिस खेल को आप खेलते हैं उस दुनिया में क्या ऐसा काम हो रहा है कि पीतल को सोना बनाने की कोशिश हो रही है? तो फिर जो एक्चुअल में सोना है उसके खरीदार कहाँ जाएं? धन्यवाद संजीव जी, आपने मेरे को मौका दिया ताकि मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकूं, उन्हें जागरूक कर सकूं। क्योंकि जैसे आपने बोला कि पीतल को सोना बनाना, और ये खेल जगत के अंदर जो ये खेला हो रहा है, खेल के नाम पे जो खेला हो रहा है और खिलाड़ियों के साथ खेला जा रहा है, वो खेला नहीं जा रहा बल्कि एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है जो उनके भविष्य के साथ खेल हो रहा है। खेल के नाम पे दुकानें चल रही हैं। जैसे कि एक संस्था है IBBF, मुंबई से संचालित है। उसके द्वारा अपने आप को जो मार्केट के अंदर, मार्केट ही कहेंगे, मार्केट ही समझ लिया ऐसे लोगों ने, जिस तरीके से अपने आप को प्रोडक्ट के रूप में प्रदर्शित करके कि हम जो हैं, जैसे कहते हैं ना कि हम क्राइटेरिया बांट देते हैं वस्तुओं का भी कि ये देसी है, ये इंपोर्टेड है, मतलब क्वालिटीज़ अलग अलग ग्रेड्स में। तो अपने आप को जो है ना एक सुपर क्वालिटी के रूप में जिन्होंने प्रदर्शित किया है, एक्चुअल में वो क्या है वो ही मैं आपको समझाना चाहूँगा। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर, खेल मंत्रालय के द्वारा खेल संस्थाओं को मान्यता दी जाती है। वो इसलिए दी जाती है कि जैसे कोई खेल संस्था है, वो इसलिए दी जाती है कि हमने एक संस्था को मान्यता दे दी है, अब आप ऑथराइज्ड हो गए हैं, आप उस खेल को बढ़ावा दें, वहाँ से टैलेंट निकाल के लाएं। उस टैलेंट का जो हम प्रत्यारोपण करेंगे, हम अलग अलग विभागों के माध्यम से, जैसे रेलवे हो गया, हमारा आर्मी हो गया, CRPF, इनकम टैक्स, कस्टम, उनके अंदर भर्ती करके, क्योंकि उससे खिलाड़ी का भविष्य सिक्योर होता है, बढ़ता है, फिर वही खिलाड़ी आगे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी देश के गौरव बढ़ाते हैं। तो जब इस प्रकार की संस्था जो अपना सच छुपाने लगे, पहली बात तो यह है कि संस्था की जब मान्यता हुई थी, क्या इसके मानक पूरे थे? अभी कुछ दिन पहले इंडियन ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं उड़नपरी PT उषा जी के द्वारा भी एक वक्तव्य जो हमने अखबारों के माध्यम से जाना, उसके अंदर उनके द्वारा कहा गया था कि खेल संस्थाओं का प्रभाव मिनिस्ट्री के ऊपर कहीं ना कहीं नज़र आता है, और वो प्रॉपर जो है वहाँ पर एक्चुअल जो कंडीशन है वो खेल मंत्री और वहाँ तक जो जहाँ जानी चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, कहीं ना कहीं तथ्य को छुपा लिया जाता है। तो ये संस्था भी उसी तरीके की है। क्या उस टाइम पे इसके मानक पूरे थे? ये अपने आप में इसके प्रभाव को भी दर्शाता है। अगर मानक नहीं पूरे थे और उसके बाद भी मान्यता दे दी जाती है, तो ये खेल जगत के साथ न्याय नहीं था, उन खिलाड़ियों के साथ न्याय नहीं था, और जो संस्थाएं ऑलरेडी काम कर रही थी उनके साथ भी न्याय नहीं था। अब हाल फिलहाल की बात करें तो इस संस्था के द्वारा
31 दिसंबर 2021 के बाद से लगातार मिनिस्ट्री का नाम जो है और लोगो जो चिन्ह है लगातार इस्तेमाल किया जा रहा था। कौन सी संस्था है ये? ये है IBBF, इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन, जो मुंबई से संचालित होती है। उसके द्वारा लगातार नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर वाकई में आप इतने हितैषी हैं खिलाड़ियों के, देश के हितैषी हैं, तो आपको सरकार का नाम इस्तेमाल करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या भय था? किसी चीज का भय था? क्यों आपको उस तरीके का एक आडंबर रचने की जरूरत पड़ी? क्योंकि मैंने जब मिनिस्ट्रीज को RTI के माध्यम से, सूचना के अधिकार अधिनियम के माध्यम से मैंने सूचना मांगी कि कौन सी बॉडी बिल्डर फेडरेशन जो है मिनिस्ट्री के द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो उनके द्वारा स्पष्ट मना किया गया कि कोई भी बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन अभी भारत के अंदर मंत्रालय के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। मेरे द्वारा उसमें फिर उनसे ये जानने के लिए मैंने सूचना मंगाई कि अगर कोई आपका नाम गलत तरीके से दुरुपयोग कर रहा है, नाम का दुरुपयोग कर रहा है, आपके चिन्ह का दुरुपयोग कर रहा है, तो क्या ऐसा संभव है, हो सकता है? तो मंत्रालय के द्वारा स्पष्ट मना किया गया उसके अंदर। उसमें मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि ये IPC की धारा, उस समय पे IPC की धारा 468 और 471 के अंतर्गत ये पनिशेबल ऑफेंस है। सर, मैं पूरी डिटेल में आपसे हर एक जानकारी लूंगा। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपकी जो शुरुआत हुई एज अ खिलाड़ी, तो कब से आपने शुरुआत की? आपने बॉडी बिल्डिंग में क्या क्या मतलब किस स्तर पर, नेशनल, इंटरनेशनल, किस स्तर पर खेला? और फिर जो अभी आप ये फेडरेशन की बात कर रहे हैं, जिसको आप ये कह रहे हैं कि ये गलत तरीके से या फ्रॉड के तौर पर काम कर रही है, उसके बारे में सवाल। पहले आप अपने बारे में बताएं कि हाँ, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई और किस लेवल तक आपने खेला? मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ वो सहारनपुर से स्टार्ट हुआ। सहारनपुर का मैं निवासी हूँ। 2004 से मेरा करियर स्टार्ट हुआ। उसके बाद जैसे पहले मेरे मेडल्स रहे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ के, मेरे पास 3 मेडल हैं। देन फेडरेशन कप, वर्ल्ड रिप्रेजेंट किया है, वर्ल्ड रिप्रेजेंट में टॉप 5, और उस टाइम पे यानी वर्ल्ड में आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है? कंट्री रिप्रेजेंट किया है। देन उसके बाद मतलब लगातार खेलते खेलते 2017 तक मैंने पार्टिसिपेट किया है। लास्ट इवेंट बॉडी बिल्डिंग में? हाँ जी, बॉडी बिल्डिंग में। तो ये मेरे अपने अचीवमेंट्स रहे। तो उसके अंदर ओपन चैम्पियनशिप्स भी होती थी, लेकिन जो जैसे नेशनल है, नेशनल में ब्रॉन्ज रहा है, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो चलते रहे, इवेंट्स आते रहे, ओपन चैम्पियनशिप्स बहुत होते थे, सब चीज़ें। वो मेरा अपना जो खेल से जुड़ा हुआ रहा, ये रहा। उसके बाद फिर कुछ इस तरीके के इंसिडेंट्स लाइफ के अंदर हुए उस टाइम पे, जहाँ से समझ में आया कि कहीं ना कहीं तंत्र जो सरकार अपनी तरफ से प्रयास करती है सब कुछ बेहतर करने का, कि चीज़ें पात्र तक पहुँचे। तो कुछ घटनाएं इस तरीके की हुई, वहाँ से समझ में आया कि ये बहुत बड़ा अन्याय आने वाली पीढ़ी के साथ हो रहा है, क्योंकि उस टाइम के आने वाली पीढ़ी थी। जी, जब आप खेल रहे थे जी, जब आप खेल रहे थे, तो जिस संस्था को आप कह रहे हैं कि हाँ ये फ्रॉड है, उसी संस्था के अंतर्गत खेल रहे थे या नहीं, आप किसके अंतर्गत खेल रहे थे? पहले क्या था कि जो IBBF बाद में बना है, उससे पहले एक संस्था प्रॉपर नेशनल लेवल पे करते थे। तो संस्थाओं में आपसी डिस्प्यूट्स और ये सब चलते रहते हैं, तो उसी में से शायद ये इकाई निकली थी। तो इसमें भी पार्टिसिपेट किया है मैंने और उधर भी पार्टिसिपेट किया, तो दोनों जगह मैंने पार्टिसिपेट किया है। तो ये था 2017 में जब आपने गेम छोड़ा एज अ खिलाड़ी, एज अ प्लेयर, उसके बाद फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको आगे जाकर ये पता लगा कि ये संस्था जो है ये फ्रॉड है? कुछ ना कुछ तो आपने बिल्कुल शुरुआत की होगी। बीच में 2 इंसिडेंट्स इस तरीके के हुए हैं जॉब को लेके, डिपार्टमेंट्स को लेके, तब समझ में आया। क्योंकि वहां पर क्या था कि कुछ लड़कों के द्वारा फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे, उसमें जॉब अपनी के लिए? वास्तविक आयु जॉब के लिए? हाँ जी, वास्तविक आयु उसके अंदर छुपाई गई थी अपनी। तो वो भर्तियां उसमें वहां पे उस टाइम पे निरस्त हुई थी, क्योंकि वहां पर न्याय नहीं हो पा रहा था। तो डिपार्टमेंट ने उनको का उचित ना समझते हुए फिर उस प्रक्रिया को रोक दिया गया था। तो वहां से समझ में आना शुरू हुआ कि यार ये अंदर से ये जो तंत्र है ना,
इसको खोखला करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी आपके कहने का मतलब यह है कि मैं खिलाड़ी हूँ, मुझे जॉब चाहिए, और मैंने जो मेरे सर्टिफिकेट्स हैं, मैंने उसमें अपनी आयु जो है, अपनी उम्र जो है वो साल, 2 साल, 5 साल जो है वो कम दिखा दी, ताकि मैं जॉब ले सकूं या फिर गेम में पार्टिसिपेट कर सकूं। किस लिए मैंने अपनी उम्र जो है घटाई? एक्चुअली क्या है कि कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें मैक्सिमम आयु जो खेल कोटे के अंतर्गत है वो 21 वर्ष है, कुछ डिपार्टमेंट में 25 वर्ष है, और फिर उसमें जो है वेटेज भी मिल जाती है, लाइक कोटा और विशेष परिस्थिति, लाइक बड़ा अचीवमेंट है इंटरनेशनल लेवल का, तो उसमें कुछ आयु की छूट मिल जाती है। जैसे मान वो भी लीजिए 2 से 3 वर्ष की मिल जाती है। ओलंपिक खेला है, हाँ जी, 2 से 3 वर्ष की, 3 वर्ष तक की उसके अंदर छूट मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर खेल ही कुछ और हो रहा था। यहाँ पर आयु में अंतर जो थे ना, 10 साल, 7 साल, 15 साल, 13 साल, इस तरीके से 20-20 साल तक के भी अंतर है। और यानी मेरी उम्र एक्चुअल जो है वो 40 साल है, 40 और मैं तो आपने वहां पर 25 वर्ष दर्शा दिए, 28-30 वर्ष दर्शा दिए, इस तरीके से किया हुआ है। अभी भी हाल फिलहाल कुछ मतलब अभी एक हमने कुछ मतलब डिस्क्लोज कुछ लोगों के ओपन किए हैं डॉक्यूमेंट्स, जैसे एक लड़के के द्वारा 13 साल जो है अपने मार्कशीट्स में बदले गए हैं, एक के द्वारा 7 साल। इवन इतना ही नहीं है कि कितना बड़ा हमारे सुरक्षा तंत्र के में सेंध भी हो सकती है ये, क्योंकि जब पेपर्स के ऊपर, उन फर्जी दस्तावेजों के ऊपर जब आपका पासपोर्ट भी बनता है, तो पासपोर्ट के लिए जांच अधिकारी भी तो जांच करने के लिए आते हैं। जब जांच आ रही है तो क्या वो जांच उस तरीके से हो पाई जो पासपोर्ट भी बन गया? ये तो सेंध हुई ना आपके सुरक्षा तंत्र। आधार कार्ड, ये थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि 15 साल कैसे कोई अपनी उम्र जो है वो कम कर सकता है। साल हो सकता है, 2 साल होता है, 15 साल में तो आदमी का चेहरा भी बदल जाता है। नहीं चीजें हैं क्या तो कहीं ना कहीं एक मेरा सवाल ये है कि एक्चुअल में ऐसा हुआ है क्या? एक्चुअल में ऐसा हो रहा है, होता आया है। अच्छा, कहीं देखिए, ये एक स्थापित तंत्र है, इसीलिए तो आज सरकार इतना एक्टिव है, उन चीजों को उजागर करने का प्रयास कर रही है, और लगभग उस भ्रष्टाचार को तोड़ते हुए कहीं ना कहीं रोज पकड़े भी जा रहे हैं। आपको सुनने में भी आता होगा फर्जी आधार कार्ड, मार्कशीट, ये सारी चीजें। ये जो आप बता रहे हैं, ये कब की बात, मतलब किस, अगर हम समय की बात करें, सन की बात करें, किस सन में ये हो रहा था सारा सब कुछ? ऐसा 2007 में भी हुआ है, 2010 में भी हुआ है, और अब हाल फिलहाल हो ही रहा है। जो अभी जिन लड़कों को अभी हम लोगों ने जिनके दस्तावेज निकाले हैं और कार्यरत हैं, है ना, तो जो कार्यरत हैं उनके दस्तावेज हम प्रोवाइड कर देंगे, और विभाग उसके ऊपर एक्शन ले, क्योंकि एक स्टोरी उसी से संबंधित कवर हुई थी, लेकिन उसके बाद भी विभाग सोया हुआ है, तो ये अपने आप इस तंत्र पे उन लोगों के प्रभाव को दर्शाता है। तो ये की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं। क्या ये न्याय है उन बच्चों के साथ जो वर्तमान में आज उस चीज़ के पात्र थे, उनके लिए अब से 10 साल पहले के लोग आके उनका हक छीन रहे हैं? बिल्कुल नहीं। और कैसे हम इस चीज़ को, जहां पर खेल जो है शारीरिक क्षमताओं के आधार पे है, वहां पर कैसे कोई लड़का जब अंतरराष्ट्रीय पटल पे जाके compete करेगा, 25 वर्ष का लड़का जो है अपनी आयु बता देता है 35 वर्ष, और एक्चुअल में 25 वर्ष वाले की बराबरी कर लेगा? वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि खेल है ही शारीरिक क्षमताओं के आधार पे। बिल्कुल। तो वहां पर ये लोग जाके, और आपने कहता भी सुना होगा कि यार टीम जाती है। अब पिछले कुछ वर्षों के अंदर तो ओलंपिक के रिजल्ट्स हमारे बहुत सुधरे हैं पहले में, और अब की तुलना अगर आप करें तो सरकार जो प्रयास कर रही है उसके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट है। लेकिन हमें तो उन चीज़ों को सुधारना है जो कमियां हैं, क्योंकि खेल का नियम ही यही है, मुझे मेरी कमियां पता लगे, मैं उनको सुधारूं, तो मेरा परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा, मैं अच्छा प्रदर्शन कर पाऊंगा। वही करने का हमें प्रयास करना है। तो जो चीज़ें गलत हो रही हैं, जैसे ये फर्जीवाड़ा है, अब इसके अंदर 25 वर्ष की जगह पे 35 वर्ष का जा रहा है, जब वो वहाँ compete करेगा तो डेफिनेटली वो परफॉर्मेंस उस तरीके का नहीं दे पाएगा। उस व्यक्ति ने देश का गौरव तो दांव पे लगाया ही लगाया, लेकिन जो पात्र व्यक्ति था उसका आगे तक का भविष्य उस व्यक्ति ने खा लिया, क्योंकि जो एक मन के ऊपर उसके प्रभाव पड़ेगा ना, जब वो अपने आप से ठगा हुआ महसूस करेगा, तो कहीं ना कहीं आपने 2 लोगों को खत्म कर दिया। तो फिर जब आप इसमें निकले, आपने देखा कि हाँ, ये इस तरह से एज
को ही कम किया जा रहा है, फिर आगे कैसे ये बढ़ा, ये संस्था तक कैसे पहुंचे कि हाँ ये संस्था ही फ्रॉड है या गलत है? हमने जब चीज़ें होनी शुरू हुई, क्योंकि अन्याय की भी बहुत लंबी उम्र नहीं होती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। और जब आदमी को ताकत मिलती है, भाई भारत सरकार जिसके साथ खड़ी होगी वो ताकतवर होगा। उसने उस चीज़ के माध्यम से अपना एक तंत्र स्थापित किया। लेकिन जिनके दिमाग में ही एक चीज़ चलती है, अहम ब्रह्मास्मि, हम ही हैं, हम ही तुम्हारे भाग्य विधाता हैं। खिलाड़ियों के लिए जिन्होंने सोच दिया कि जिसका भविष्य हम चाहेंगे उसका बनेगा, जिसका खाएंगे उसका खा ही जाएंगे। जिन लोगों के भविष्य बनाने के मैंने जिनका फर्जी बताया, उस पे भी वो पल्ला झाड़ के खड़े हो जाएंगे। वो स्पष्ट उसके ऊपर ये बोलेंगे कि आपने आयु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे, ये आपकी गलती है, हमने तो सर्टिफिकेट दिए थे। अगर उनके सर्टिफिकेट की बात करूं तो उनके द्वारा 2021 31 दिसंबर 2021 के बाद भी मिनिस्ट्री के नाम से सर्टिफिकेट बांटे गए हैं, जो कि उनका अधिकार नहीं था। मंत्रालय ने उसके ऊपर स्पष्ट जवाब दिया हुआ है, पनिशेबल ऑफेंस है। और हमने मंत्रालय से पूछा आपके नाम का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि अगर इस तरीके के लोग दुरुपयोग करने का मतलब क्या है, आपकी नीयत अच्छी नहीं है, आपको क्यों उस नाम की जरूरत पड़ रही है, आपने उस चीज से किया, आपने भविष्य बनाया नहीं, आपने अन्याय किया उन खिलाड़ियों के साथ भी जो आपकी संस्था से नहीं जुड़े हुए थे। लेकिन खिलाड़ी तो वो भी थे ना, वो पात्र थे ट्रायल देने के, सब चीज के वो पात्र थे। आपने भ्रमित करने का प्रयास किया है लोगों को, खेल जगत को, खेल प्रेमियों को, आपने सबको भ्रमित किया है। आपने क्या सीधा सीधा समय कहूँगा अपना दुकान चलाने का प्रयास किया है भारत सरकार का नाम इस्तेमाल करके। जी। तो जब आपको ये पता लगा कि ये संस्था जो है ये फ्रॉड है, इसकी मान्यता जो है वो 2021 में खत्म हो चुकी है, 31 दिसंबर 2021 यानी 1 जनवरी 2022 से आप कह लीजिए खत्म हाँ, है। तो उसके बाद फिर आपने क्या आगे क्या सोचा, उसके खिलाफ कहाँ आपने शिकायत की, क्या आपने कोई एफआईआर करवाई या फिर जो एक्चुअल एसोसिएशन है आप उसके पास गए कि हाँ जी ये तो फ्रॉड संस्था चल रही है और इस पर कोई कार्रवाई की जाए, क्या किया क्या आपने? सबसे पहले मैंने मिनिस्ट्री से ही ये चीज़ क्लियर करने की कोशिश की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आरटीआई लगाई, पूछा संस्था की मान्यता है नहीं है, और अगर दुरुपयोग नाम इस्तेमाल, क्योंकि जैसा इन लोगों का जवाब होता था, ये सबको बोलते थे कि हमारे पास लास्ट तक मान्यता थी तो हम ऐसे नाम लिख सकते हैं इस तरीके के पब्लिक में। क्योंकि आप जब जाके पूछेंगे ना, लोगों से बात करेंगे, वो उसी तरीके का जवाब देंगे और आज भी यही बोलेंगे कि हमारी मान्यता होने वाली है ना। तो ये अभी भी उस चीज़ का जो है मिसयूज कर रहे मतलब, हैं। क्योंकि ये कहना तो तब शुरू हुआ जब मंत्रालय के द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया कि आप हमारे नाम का दुरुपयोग नहीं कर सकते। लेकिन जो सर्टिफिकेट्स इनके द्वारा दिए गए जिसमें मंत्रालय का नाम इस्तेमाल हुआ, उसके माध्यम से विभागों के अंदर भर्तियां हुई हैं, तो उस पे क्या जवाब देंगे? क्या वो सर्टिफिकेट्स किसी खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए थे या इनके द्वारा दिए गए थे? तो क्यों दिए गए थे भारत सरकार का नाम इस्तेमाल करके जब अधिकार नहीं था? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये संस्था जो है ये कब से काम कर रही है, यानी जो इसका मान्यता प्राप्त समय था वो कब से लेकर कब तक का है? 2000 या 2010 और 12 के करीब इनको मान्यता उस टाइम पे हुई थी खेल मंत्रालय से, और उसके बाद हर वर्ष रिन्यूअल कराना पड़ता है। अच्छा हाँ, रिन्यूअल से संबंधित एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, रिन्यूअल हर वर्ष कराना पड़ता है, उसका सर्टिफिकेट जारी होता है। तो जब ये चीज़ें खुलनी शुरू हुई तो इनके द्वारा चर्चा शुरू हो जाती है कि हमें जब मंत्रालय ने नोटिस दिया, वार्न किया, वार्निंग लेटर जारी हुआ, वार्न किया, तो उसके बाद से हमने नाम इस्तेमाल नहीं किया, कहना ये है। पर ये चीज़ यहाँ पर कुछ हजम नहीं होती, क्योंकि जिस व्यक्ति को ये पता है कि हमें हर वर्ष रिन्यूअल कराना पड़ता है, हमें सर्टिफिकेट जारी होता है, तो यानी वो जो कर रहा है वो जानबूझ के कर रहा है, अनभिज्ञ नहीं है, बिल्कुल। वो जानबूझ के उस चीज को कर रहा है। तो जानबूझ के किया हुआ अपराध हो ना। तो मंत्रालय के द्वारा इनके ऊपर कोई क्योंकि देखिए, खिलाड़ियों के साथ तो कहीं ना कहीं अन्याय हुआ, उन खिलाड़ियों के साथ भी जो इस संस्था के बैनर पे नहीं खेलते थे, उनके साथ तो अन्याय है ना, वो उन्हें तो मौका नहीं मिला उस तरीके से। क्योंकि एक विज्ञापन के अंदर रेल विभाग के द्वारा भी प्रॉपर ये लिखा गया था कि ये सिर्फ आईबीबीएफ के खिलाड़ियों को ही लेंगे, खिलाड़ी ही एलिजिबल माने जाएंगे। क्यों?
रेल विभाग इस संस्था के तो क्या प्रभाव में है क्या? रेलवे को नहीं पता था कि ये संस्था जो है ये फ्रॉड है? रेल विभाग को भी जब कुछ भर्तियां हुई और इस तरीके की चीजें स्टार्ट हुई, तो रेल विभाग ने फिर मिनिस्ट्री से जाना और उसमें 2031 मिनिस्ट्री ने भी वही जवाब दिया, 31 दिसंबर 2021 के बाद से यह संस्था मान्यता प्राप्त नहीं है। फिर उसमें इससे जो सर्टिफिकेट्स थे उससे रिलेटेड उसमें कहा गया कि जो इसके बाद के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो कंसिडर नहीं होंगे किसी भी रिक्रूटमेंट और जो इंसेंटिव्स और जो रेल विभाग के जो खिलाड़ी को दिए जाते हैं उससे संबंधित नहीं काउंट होंगे। लेकिन फिर भी इस संस्था के सर्टिफिकेट्स वहां पर कैसे स्वीकार कर लिए गए? यानी 31 दिसंबर 2021 के बाद जो भी इस संस्था ने सर्टिफिकेट दिए या फिर और उन सर्टिफिकेट्स के आधार पर किसी ने नौकरी पाई, हाँ जी, तो वो गलत है। हाँ, उसमें वो फ्रॉड है ना कि शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर रिक्रूटमेंट, इंसेंटिव्स एंड ऑल अदर एस्टेब्लिशमेंट मैटर टिल फर्दर ऑर्डर्स। अच्छा, इस संस्था का हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई में है। और फिर यूपी में ये किस नाम से चल रही है और कहाँ इसका हेड ऑफिस है? यूपी में एक कहना जो खेल में खेला चल रहा है। यूपी में ये संस्था जो है यूपी बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन, यूपी BBFA, ठीक है, जिसका डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार कार्यालय पर जो पत्रावली संख्या है वो है M 51648। अब वहां पर खेल ये हो रहा है, जो IBBF से संबद्ध संस्था है, मैंने वहां से सूचना जब मांगी तो वहां से ज्ञात होता है कि जो प्रबंध समिति IBBF से संबद्ध है उत्तर प्रदेश में, वो सोसाइटी एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत वहां पर पंजीकृत नहीं है। जो पंजीकृत नहीं है, ठीक है, तो फिर एक संस्था प्रॉपर संस्थापक अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्य कर रही है। तो जब संस्थापक अध्यक्ष के नेतृत्व में काम कर रही है और ये IBBF से संबद्ध संस्था जो जिसकी मैं बता रहा हूँ पंजीकृत नहीं है, तो कहीं ना कहीं खेला तो बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। तो इस संस्था की जो है, जो एक्चुअल संस्था है यूपी की, हाँ जी, यूपी बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन या फिटनेस एसोसिएशन जो एक्चुअल में है, तो वो किससे संबंध है? वो खेल मंत्रालय से संबंध है या स्टेट लेवल पे संबंध है? एक्चुअली ऐसा है कि जैसे नेशनल बॉडी है, नेशनल बॉडी अपना गठन प्रदेश में, प्रदेश से जिले में, मतलब एक दूसरे को एक ये चेन है। तो नेशनल वाली मैं यही पूछ रहा हूँ कि जो एक्चुअल संस्था है यूपी की, उसकी नेशनल बॉडी कहाँ है? उसकी जो मैंने बताया ना कि जो पंजीकृत नहीं है, उसकी नेशनल बॉडी ये वाली है, IBBF मुंबई, इंडियन बॉडी जो पंजीकृत नहीं है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो पंजीकृत है यूपी में। जो पंजीकृत है, मैंने वही बोला ना कि 2 संस्था चल रही हैं, उसमें एक चल रही है, वहां संस्थापक अध्यक्ष अनुराग चौधरी जी हैं, उनके नेतृत्व में। उसी की नेशनल है? उसकी नेशनल भी है, उसकी नेशनल बॉडी भी है। वो कौन, उसका क्या नाम है जो नेशनल बॉडी है? वो मेरे को जो है ना IBFF करके है शायद, वो मैं उसका मैं यहाँ पे उसका इंडियन बॉडी एंड मतलब वो अलग नाम से है, इससे डिफरेंट नेम है वो। ओके, इससे डिफरेंट नेम है, ठीक है ना, वो अलग चल रहा है क्योंकि वो विषय जांच का, मतलब वो विषय इसलिए हमारा विषय नहीं है क्योंकि जितनी चीजें गलत हो रही हैं वो इन संस्थाओं के माध्यम से हो रही, तो उसी से संबंधित साक्ष्य यहाँ पे, लेकिन उसके पेपर्स मेरे पास मौजूद है, मैं आपको बता दूंगा, आप वो बोल। ठीक है ना, ठीक है, तो ये चीज ठीक है। तो अब सवाल ये है कि जो फ्रॉड संस्था है उससे कैसे लोग कनेक्ट हो रहे हैं? क्या 2021 तक जब उनको मान्यता प्राप्त थी वो उसी का यूज अब आगे कर रहे हैं स्टेट में कि हाँ हम तो मान्यता प्राप्त हैं? उसी का मिसयूज, अगर मिसयूज ना कर रहे होते तो शायद नाम का, भारत सरकार के नाम का और चिन्ह का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपने वाकई में बेहतर काम किया हुआ है तो आपको सिर्फ इतना बोलने की ज़रूरत है कि हाँ हम ये हैं, आप हमारे साथ जुड़ के काम कीजिए। हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी इनके द्वारा जो लगातार
मिसयूज़ किया गया, भारत सरकार के नाम का मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम और जिनका जो इस्तेमाल किया गया, उससे संबंधित शिकायत भी मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाली थी। जांच में वो लोग दोषी पाए गए हैं। इवन हमारे द्वारा ये कहा गया था, जिस खेल को इंडियन ओलंपिक संघ मान्यता नहीं देता है, भारतीय ओलंपिक संघ मान्यता नहीं देता है, उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ उसको मान्यता दे देता है। तो हमने उसके अंदर बोला था, तो उसके जवाब में हमें उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ से एक पत्र मुख्यमंत्री पोर्टल के माध्यम से ही, क्योंकि हमने उसके अंदर ये भी पूछा गया था, तो उस पर जांच हुई, तो जांच के अंदर एक लेटर प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के महासचिव के द्वारा। उसमें उन्होंने कहा है कि जो प्रचलित खेल हैं और भारत खेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स से संबद्ध जो जो मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं, हम उन्हें मान्यता देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रश्न जो खड़ा हो जाता है वो ये हो जाता है, जब 1 जनवरी 2022 के बाद से जिस संस्था के पास मान्यता नहीं है मंत्रालय की, आप उसे 2023 में अक्टूबर माह में मान्यता कैसे दे देते हैं? या तो इस संस्था के द्वारा, जो मैं यूपी बीबीएफए की प्रबंध समिति जो धारा 4 के, सोसाइटी एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत अपंजीकृत है, जो पंजीकृत नहीं है, के द्वारा या तो उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ को भी भ्रमित किया गया, या कहीं ना कहीं संस्था का इतने बड़े टाइम, लंबे टाइम से लोग काम करते आ रहे, तो कहीं ना कहीं वो भी प्रभाव में है। दोनों चीजें हैं। ये उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ को इनसे पूछना चाहिए कि आपके द्वारा जो है हमें भ्रमित किया गया है या किस कारण से, या उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ उनके प्रभाव में है या वो भ्रमित किए गए। दोनों का एक अपने आप में विषय सोचने वाला है। ये यूपी में फिर इसको चला कौन रहा है, कौन लोग चला रहे हैं जो फ्रॉडस्टर हैं? जो इसके जो यहाँ पर इसके जो अपंजीकृत संस्था के जो प्रबंध समिति है, इसके सचिव वाराणसी से विश्वास राव जी हैं, और जो अध्यक्ष हैं वो शाजिद अहमद कुरैशी, वो लखनऊ। और जो मुंबई में बैठते हैं वहाँ कौन है? वहाँ पर मुंबई में जो हैं वो चेतन पठारे जी हैं। अच्छा, तो आपने ऐसा नहीं सोचा कि हाँ मैं इस एसोसिएशन के खिलाफ जो है कोई एफआईआर करवाऊं, पुलिस में दूं? क्योंकि जब ये जो आपने रिसर्च की, या फिर मान लीजिए आगे से आगे कड़ी जुड़ती गई, आपको ये पता लग गया कि ये संस्था जो है ये फ्रॉड है, तो आपके मन में नहीं आया कि मैं जाके पुलिस में रिपोर्ट करवाऊं, पुलिस जांच करे? हम क्यों जांच करें? हमने तो मामला उठाना था। हमें जब पता चल गया कि हाँ ये फ्रॉड है, कर रहे हैं उस चीज को लेके, तो आप पुलिस में एफआईआर करवाओ। हमने उस चीज के लिए प्रयास किया, लेकिन उस पे हमें जो जवाब मिला वो ये जवाब मिला कि सहारनपुर में तो घटना नहीं हुई है ना। अगर सहारनपुर में घटना होती तो फिर लिखा जाता, अगर कहीं पे मिसयूज भारत सरकार के नाम का हो रहा है, आप वहीं पर ही दर्ज करें जहां पर ये घटना हुई है। लेकिन यहाँ तो दो चीजें हैं ना, एक तो भारत सरकार का नाम यूज हो रहा है, मंत्रालय का नाम यूज हो रहा है, दूसरा वो एज वाला भी तो है कि जो खिलाड़ी जो हैं वो अपनी एज कम बताकर और फिर खेल में हिस्सा ले रहे हैं, नौकरियां ले रहे हैं। ये जिम्मेदारी जब देखिए सीधी बात है कि ये जिम्मेदारी खेल मंत्रालय की अपने आप में बनती है, क्योंकि जब उनका नाम का मिसयूज हो रहा है और अपने आप उन्होंने स्वीकार भी किया है कि ये बोला है कि ये पनिशेबल ऑफेंस है, तो जब अपराध हुआ है तो अपराध की उनकी जिम्मेदारी बनती है। उनके नाम का किस चीज़ का जब दुरुपयोग हो रहा है तो जिम्मेदारी उनकी बनती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन ले, ताकि भविष्य के लिए ये एक नज़ीर बने, एक उदाहरण बने कि जो प्रॉपर भारत सरकार के नाम का दुरुपयोग और इस तरीके से ना हो पाए कभी। लेकिन आपकी भी तो जिम्मेदारी नहीं बनती? आपने जब ये मामला उठा दिया, आप इस मामले को लगातार उठा रहे हैं, तो एक एफआईआर भी तो करवा सकते हैं आप। मैंने वही चीज़ बोली ना कि मैंने सहारनपुर में प्रयास किया, मैंने कंप्लेन की, लेकिन कंप्लेन में ये कहा गया कि ये आपके द्वारा, मतलब ये यहाँ पर घटना नहीं हुई है जहाँ पर ये घटना हुई है, जबकि मैंने उसके साक्ष्य प्रस्तुत किए थे कि इन जिलों के अंदर इनके द्वारा जो है इस तरीके से कार्य की, जो है सरकार का नाम इस्तेमाल करके भ्रमित करके कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो फिर समस्या ये आई, लेकिन जैसे मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाला, जैसे खेल निदेशालय ने बोला कि ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, मतलब खेल मंत्रालय से जुड़ा विषय है, इसमें एक्शन हमारे यहाँ से नहीं हो सकता, वो मिनिस्ट्री को करना होगा एक्शन। लेकिन
खेल मंत्रालय का तो, उत्तर प्रदेश खेल मंत्रालय का भी तो वहाँ पर जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनके प्रदेश के अंदर, खेल जगत के अंदर कोई चीज़ हो रही कि उसके लिए यहाँ से मार्क करके वहाँ पर कोई लेटर भेजें, या कोई इसका क्या प्रोसेस हो सकता है। सिर्फ ये कह देना कि कि हमारे द्वारा इसमें नहीं, वहीं से ही कार्रवाई हो सकती है, ये तो पर्याप्त नहीं होगा। तो जीरो एफआईआर भी तो होती है क्या? इस मामले में जीरो एफआईआर नहीं हो बिल्कुल हो सकती? सकती थी। तो फिर अब तो वो कहीं पर भी सरकार के द्वारा जो अब जिस तरीके के दिशा निर्देश अब हमारे कानून के अंदर जो बदलाव हुए हैं, उसके अंदर प्रॉपर ये प्रावधान आ गया है कि आप, ज़रूरी नहीं है कि आप घटना स्थल पर ही जाकर आप उसी संबंधित क्षेत्र के अंदर करें, वो तो हमारे नियम के अंदर है। जीरो एफआईआर का मतलब भी यही है, यहाँ से मार्क होके जा सकती थी। तो आपने नहीं उनको कहा कि आप जीरो एफआईआर दर्ज करो? सर, इतना बड़ा तंत्र जिन लोगों के द्वारा स्थापित किया गया है, वो कहीं ना कहीं इतने टाइम में उस तरीके के संबंध कमा चुके होंगे, और कहीं ना कहीं उन चीज़ों को प्रभावित कर देते हैं। सबको ये लगता है कि मेरा काम है प्रॉपर उस चीज़ को जागरूक करना। मैं आप भाई जागरूक कर रहा हूँ अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, और जिससे कि भविष्य आने वाला सुधरे, भविष्य में वो चीज़ें ठीक हों, पात्र लोगों तक उनके हक पहुँचें। लेकिन कहीं ना कहीं तो फिर जिसका नाम का दुरुपयोग हो रहा है, जिसके नाम से वो चीज़ें समाज के अंदर प्रचलित हो रही हैं, तो उनका भी तो कुछ बनता है। सारी चीज़ें मेरे हिस्से से ही कराएंगे, मैं तो खड़ा हो जाऊंगा, कर लूंगा मैं उस चीज़ के लिए, जहाँ इतना कर रहा हूँ तो आगे भी करूंगा। सवाल उसी से पूछा जाता है जो लॉ लेके चला हुआ है। आपने मशाल अपने हाथ में पकड़ी हुई है, तो सवाल आप ही से किया जाएगा कि आप ये भी तो कर सकते थे। कोर्ट आपके पास रास्ता है, आप कोर्ट जाते, जाएंगे, कोर्ट में वहां भी लगाते। जाएंगे, जहां पर जाने की आवश्यकता पड़ेगी वहां पर जाएंगे। जब एक चीज की जिम्मेदारी ले ली कि कम से कम यार, सब हर सीनियर खिलाड़ी की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी, खाली अपने बारे में ही सोचने तक सीमित ना हो जाए। गेम छोड़ दिया तो उसका अर्थ ये नहीं है कि मैं अपनी दुनिया में मस्त हो जाऊं। उस गेम ने मेरे को नाम, पहचान, रोजी रोटी सब चीज दी है, तो वो गेम भी स्वस्थ रहना चाहिए। अगर उस जगत के अंदर कुछ गलत हो रहा है तो आने वाली पीढ़ियों के लिए, अरे सब सीनियर खिलाड़ी हैं, उनको भी आगे, भाई अपने बच्चे हैं, उनके बारे में, उनके भविष्य के बारे में सोचते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचाया, वो पहचान, वो सारी चीज जब उस गेम ने दी, तो उसका भी तो स्वस्थ रहना जरूरी है। तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? हम लोगों की बनती है। हमें थोड़ा सा उसके बारे में भी चिंता करनी चाहिए कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जा रहे हैं। कम से कम हार जीत एक अलग विषय है, पर मुझे एक चीज की तसल्ली है कि कल को कोई भी बच्चा ये नहीं कह पाएगा कि गौरव कपिल सो रहा था, देख के आंख बंद कर ली थी। बात ये है कि मैं तो उठ के चला, मैं लड़ रहा हूं। हार जीत अलग विषय है, मेरे साथ कौन कौन खड़ा हुआ। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप लोगों की लड़ाई लड़ लूंगा, जो पीड़ित हैं वो सामने है। सामने नहीं आ सकते चीजें, आप मेरे को बताएं, मैं लड़ूंगा ना, आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, करूंगा प्रयास उन वो चीजों तो के आप लिए। तक सूचना पहुंचा दें, आप बिना नाम लिए भी उनका काम कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। उसमें जरूरी नहीं है कि जिसके साथ हुआ है वो सामने ही आए, वो इन्फॉर्मेशन दे दे बस। वही है ना कि जिसके साथ अन्याय होता है खेल जगत के ना, वो इक्का दुक्का लोग होते हैं। और इक्का दुक्का लोगों का ना, सब वही बोला ना, जो चोर है वो शोर से डरेगा। सब लोगों ने एक ही पैटर्न, एक चीज का कि नहीं, देश में कानून है, लेकिन हमारा कानून लचीला है, उसमें थोड़ा समय लग जाता है। और तब तक जो लोग सिस्टम में बैठ गया ना, जड़े कर गया मजबूत, वो कहीं ना कहीं उन जांच को, उस सिस्टम को कहीं ना कहीं अपने प्रभाव में ले लेता, तो चीजें लंबित हो जाती हैं। फिर कहीं ना कहीं वो एक केला दो केला व्यक्ति कहीं ना कहीं स्लो पड़ जाता है फिर। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए। आप ना एफआईआर करवा रहे हैं, आपने कोशिश की, नहीं हुई, अभी आप बोल रहे हैं कि मैं कोर्ट अभी जाऊंगा, अभी जा नहीं रहे हैं, तो फिर अब क्या कर रहे हैं इसके लिए? कैसे इस पर नहीं, ऐसा नहीं है, कोर्ट वाला विषय नहीं, क्योंकि जब संस्था के माध्यम से कोई चीज हुई है, तो संस्था रजिस्टर्ड है मेरठ से, डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय से रजिस्टर्ड है, वहां पर शिकायत डाल के उसमें सुनवाई प्रॉपर चल रही है। वहीं से ही पता लगा कि एक ही नाम पे दो संस्था चल रही हैं। मेरिट से? हाँ जी, वहीं से ही पता लगा है। वहीं पर ही हमने फिर डाला कि संस्था के द्वारा जो है प्रॉपर भारत सरकार का नाम गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, उनको भी अवगत कराया। तो वहां पर जो है प्रॉपर वो हमें इतना, क्योंकि सिस्टम है, सिस्टम के अनुसार वहां से न्याय होगा। ये क्या लगता क्योंकि है प्रोसेस, कब तक ये हो वो जाएगा? उसको जैसे जो उनके स्तर का काम है, जैसे क्योंकि सोसाइटी
जो हमारा जिस नियम है तो नियम के अनुसार चलें। तो सोसाइटी को हमने जागरूक किया, बताया, शिकायत की कि ये संस्था इस तरीके से ऐसे कर रही है। जब वो शिकायत डाल दी, कर दी, तो एक प्रोसेस आएगा। अब उसके बाद जब कानून मुकदमा दर्ज और वो सब वाली स्थिति आएगी तो उनके द्वारा वो चीज़ें आगे फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। कितने कैसे स्टूडेंट होंगे, स्टूडेंट या फिर मैं ये कहूँ कि खिलाड़ी, कितने ऐसे खिलाड़ी होंगे जो इस वजह से परेशान हुए? परेशान से मेरा कहने का अर्थ ये है कि जो हकदार थे लेकिन उनको हक नहीं मिला, खास तौर पर 2021 के बाद, क्योंकि 2021 तक तो ये मान्यता प्राप्त ही थी, तो 2021 से लेकर आज हम 2025 में बैठे हैं। कितने ऐसे खिलाड़ी होंगे आपकी नजर में? और दूसरी बात, दूसरा मेरा सवाल, ये सिर्फ क्या यूपी से ही संबंधित है या फिर, क्योंकि जो मुंबई में आपने बताया कि संस्था का हेड ऑफिस है, तो अगर हेड ऑफिस मुंबई में यानी वो नेशनल लेवल पे काम कर रही है, तो फिर दूसरे राज्यों में भी तो खिलाड़ी होंगे। बिल्कुल, जैसा आपने बोला, खाली 2021 नहीं, 2021 से पहले भी गलत हो चुका है। कैसे? वो ऐसे, 2019 में एक खिलाड़ी इसी संस्था के सर्टिफिकेट्स पे, इसी संस्था से जुड़ा हुआ खिलाड़ी एक विभाग में, सरकारी विभाग में कार्यरत है, उसके द्वारा आयु प्रमाण पत्र, यहाँ तक कि जो उसके द्वारा अपने फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए, उन्हीं के ऊपर पासपोर्ट तक बनाया गया है। तो 2021 नहीं, क्या वो पात्र खिलाड़ी था जिसने फर्जी दस्तावेज के माध्यम से विभाग के अंदर नौकरी प्राप्त कर ली, लाभ का पद प्राप्त कर लिया, तो उसने किसी का हक तो खाया ना। ये जिम्मेदारी किसकी बनती थी? सर्टिफिकेट्स को जो प्रॉपर वेरीफाई करके दिया, जो जांच आती है, वो तो संस्था ने करके दिया ना। फिर उसमें ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो बॉडी बिल्डिंग के नाम पे अदर एक्टिविटी के भी भर्ती हो गए हैं। अच्छा, ये पहली बात ये है कि स्टेट को मैं एक सेकंड के लिए भूल जा रहा हूं जी। नेशनल संस्था, मुंबई में हेड ऑफिस, पूरे देश में ये अपने कंपटीशन करवा रहे हैं, खिलाड़ी जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ को हो सकता है कि पता हो कि हाँ ये फ्रॉडस्टर है, जैसे खास तौर पे उन लोगों को, उन खिलाड़ियों को जो अपनी एज जो है वो कम कर दिखा रहे हैं। मेरी एज 35 साल है, मैंने 25 साल दिखा दी कि हाँ मैं 25 साल का हूं, मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं, और वो भी नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे। एक तरह से मेरा रुतबा समाज में बढ़ रहा है कि हाँ मैं तो इंटरनेशनल खेल के आया हूं। तो कहने का मतलब ये है कि इतना बड़ा काम जो है कोई छोटा इंसान नहीं कर सकता है। तो इसके पीछे तो पता नहीं कितने बड़ी गैंग या कितने बड़े नाम होंगे। तो इतने बड़े लोगों से लड़ना, क्या आपको लगता है कि हाँ पॉसिबल है आपके लिए, या फिर आप निडर होके निकल पड़े हैं? आपको डर नहीं है, मतलब कि हाँ कल को आपकी जान को कुछ हो, कोई आपको मार दे, कोई आपको कुछ नुकसान पहुंचा दे? नुकसान पहुंचा दें तो नुकसान पहुंचा भी देते हैं, तो उसके बाद भी एक विषय ये खड़ा हो जाएगा कि इसको नुकसान पहुंचाया गया तो क्यों नुकसान पहुंचाया गया। मैं तो वो जो चीज़ उजागर कर रहा हूँ वो तो कर ही रहा हूँ। नुकसान पहुंचाने का मतलब ये हुआ कि उस पर भी जांच होगी, क्योंकि मैं किस चीज़ के लिए लड़ रहा था, है ना। नहीं वो तो उस कह चीज़ देंगे के लिए एक्सीडेंट, चर्चा एक्सीडेंटल है जी। देखिए, कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं होती है। इतने लंबे टाइम से मैं इन चीज़ों पे काम करता आ रहा हूँ। कुछ चीज़ें जब मैंने सफ़र की हैं, करने के बाद मुझे भी कुछ तो अपने आप लगा होगा कि यार नहीं यार, किसी चीज़ के लिए तो तू चुना गया है। अगर वो घटनाएं मेरे साथ ना होती तो आज की डेट में कोई ऐसा है कि हाँ आपको थ्रेट आते हों, या फिर आप वो चलते रहेंगे, वो लगातार हो आ रहे हैं, अभी थ्रेट आ रहे हैं लगातार उस चीज़ को। आप अनैतिक ही बिना बात किसी को कॉल करें और आप यार इसको सुलटा लो, ये कर लो, ये सब चीज़ों का मतलब क्या है, क्या अर्थ है? अगर आप ठीक हैं, आप उस चीज़ को बताइए। मैं बोल रहा हूँ उन चीज़ों को, आपके द्वारा ये चीज़ें की गई हैं। नहीं वो तो ये बोल रहे होंगे ना कि हाँ कोई बात नहीं, रहने दो इस चीज को। आपको थ्रेट थोड़ी दिया किसी ने कि हाँ छोड़ दो नहीं तो जान से मार देंगे या ये कर देंगे। सीधा ये बोल देगा कि जान से मार देंगे? बोल भी सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। जो तो मान लीजिए अगर आपने एक ऐसे संस्था को या एक ऐसी एसोसिएशन को आपने चुना है जो
एक तरह से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है, पूरे देश में उसके अपने खिलाड़ी हैं। हो सकता है किसी को, आपको पता लग गया कि हाँ ये गलत संस्था है, लेकिन कुछ खिलाड़ियों को हो सकता है ना पता हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि जिसका पूरे भारत में जाल फैला हुआ है और उसको, संस्था वाले को तो पता ही है कि मैं गलत कर रहा हूं, तो क्या उसके ऐसे लोग नहीं होंगे जो कि उसके कहने पे कुछ भी कर दें, क्योंकि उसको तो अपना काम चलाए रखना है। हाँ, तो जिनकी दुकानें चल रही है उन्हें तो फर्क पड़ेगा ना उस चीज से। वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो मैं अपना काम करके जाऊंगा, मैं उस चीज के लिए निकला हूँ। और हो सकता है ताकतवर लोग, भाई इतने लंबे टाइम उन्होंने सिस्टम के अंदर काम किया है तो ताकतवर तो हैं, पर कहीं ना कहीं मेरा धर्म मुझे ये कहता है, धर्म का अर्थ मैं वैसे नहीं, धर्म ये कहता है कि खिलाड़ी गलत होने हो रहा है, खिलाड़ी होने के ये नाते गलत हो रहा है, ये मेरा धर्म मुझे कहता है कि आने वाली पीढ़ी के साथ वो ना हो। एक गार्जियन के रूप में मैं उस चीज को करके जाऊंगा। भविष्य जो इसका जो निर्णय है, जो भविष्य है वो अभी तय कहते हैं ना करेगा, कि अभी भविष्य तय करेगा कि हाँ इसका भविष्य, क्या निर्णय हाँ होता है। क्या निर्णय होगा, अभी जो उसका परिणाम है वो अभी गर्भ में है, तो वो भी समय बताएगा उन चीजों को लेके। लेकिन धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, चीजें निकल के आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों में जो टीस थी अब वो लोग भी निकल के बाहर आने शुरू हो गए हैं। तो बढ़िया ही होगा सब चीज, जो है न्याय तो मिलेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे प्रदेश के मुखिया वो न्याय पसंद है। भ्रष्टाचार की उन्होंने जो कमर तोड़ी है ना, तो अब ये तो तय है कि प्रदेश में तो न्याय होना ही होना है। और जो हमारे केंद्र में युग पुरुष माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो खेल जगत के लिए लगातार प्रयास किए गए, उनके प्रयास सरकार के बाद से ओलंपिक के जो मेडल्स हमने अचीव करने शुरू किए, उस ग्राफ को अगर देखेंगे तो सरकार के द्वारा लगातार प्रयासों का ही परिणाम है। और ये जो इस तरीके के लोग हैं, तो मुझे इतना विश्वास है उस चीज का कि अब ये ज्यादा लंबा उस चीज के ऊपर नहीं रहने वाले हैं। जिस तरीके का अन्याय और जिस तरीके की चीजें इनके द्वारा जो जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और हमारे प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो प्रयास खिलाड़ियों के लिए किए जा रहे, इनके द्वारा जो बाधित किए गए हैं, वो ज्यादा लंबे टाइम नहीं चलने वाले हैं, ये बात तय है। कितने खिलाड़ी हैं आपके साथ? जब आपने ये बीड़ा उठा ही लिया है, कितने खिलाड़ी जुड़ गए हैं जो अगर जो इस चीज से कहीं ना कहीं प्रभावित भी हैं, और जो प्रभावित नहीं है लेकिन आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो होता है कि हाँ गौरव भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं, चलो हम आपके साथ हैं। कितने खिलाड़ी हैं? इसकी संख्या का आप आकलन इसलिए नहीं कर पाएंगे, जब मैं शुरू हुआ मोटे था तौर तो पे, अकेला था मोटे उस तौर टाइम पे पे। मोटे तौर पे अगर मैं बात करूं तो हजारों की संख्या में होंगे, क्योंकि ये सिर्फ यूपी क्योंकि के हैं या फिर और सब प्रदेशों के जगह भी से, हैं? अब सब जगह से कॉल आते हैं मेरे पास। सबसे बड़ी बात यह, मुझे सबसे अच्छी खुशी उस दिन महसूस हुई कि एक अखबार के द्वारा माध्यम से जब एक भर्ती से रिलेटेड विषय जब खुल के आया, और तो एक पेरेंट्स का मेरे पास कॉल आता है, वो बोलते हैं कि देखने के बाद कि हमें ये पता था कि ये तूने ही किया है और बहुत बच्चों को न्याय मिलेगा, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। क्योंकि उनके बच्चे के साथ इसी तरीके की घटना हुई थी, जो पात्र खिलाड़ी था ना उसकी जगह अपात्र व्यक्ति को रख दिया गया था। तो उस चीज का ना क्योंकि पेरेंट्स कहीं मिलते भी हैं और बोलते भी हैं कि यार इसी वजह से हमारा बच्चा कुछ आगे बढ़ नहीं पाया, तो हमने उसे हटा के अब इस लाइन में डाल दिया। तो एक खिलाड़ी के पास पता क्या है, खिलाड़ी का जीवन ऐसा जीवन है, उसका एक्चुअल स्ट्रगल तब शुरू होता है जब वो गेम से निकल के एक सामाजिक जीवन में आना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि उसका जीवन एक तपस्या का रूप होता है। इतने बजे उठना है, इतने बजे मुझे प्रैक्टिस करनी, ये मुझे खाना है, ये मेरा आराम का समय हो गया। उसने उसके अलावा दुनिया ही नहीं देखी होती। जब वो इस समाज में निकल के आता है ना, उसके लिए सारी चीजें ऐसी होती हैं वो नहीं होती हैं। बहुत लंबे टाइम तक तो मैं जब आया गेम में से निकल के, तो मुझे भी चीजें समझ में नहीं आती थी। बाद में समझ में आता था यार ये तो तेरा यूज हो गया। तो फिर जो संभल जाता है उन चीजों में वो ठीक। नहीं तो जो कह देते हैं ना कि खिलाड़ी का जीवन खराब होता है, ये नौकरियां ही हैं।
उन नौकरियों के माध्यम से उससे वो ऊर्जा मिलती है जहां पर वो अपना फ्यूचर सिक्योर मानता है। कि कल को जो कह देते हैं ना सब कि खिलाड़ी का बुढ़ापा खराब होता है, कोई खराब नहीं होता। एक सामान्य व्यक्ति से बेहतर उसकी फिटनेस रहती है, सब चीज़ें, कि कोई उसको कहीं दर्द नहीं हो रहे या कुछ नहीं, उस तरीके से वो बाद में उसके गेम के बाद के भविष्य को लेके चिंता करते हैं उन चीज़ों को। बुढ़ापा तो इसलिए खराब बोलते होंगे ना, क्योंकि जब तक खेल खेला तब तक तो सब सही है, लेकिन उसके बाद फिर जब जॉब नहीं मिली तो खिलाड़ी जो है वो कहीं जॉब भी नहीं कर सकता, इसलिए बुढ़ापा खराब कहते हैं ना। वही चीज़, अगर सही टाइम पे उसको जॉब मिल जाए ना, उसका गेम का स्तर देखिए, पात्र व्यक्ति को उसका हक दे दो, उसका मानसिक स्तर देखिए कहाँ किस लेवल पे बूम करेगा वो। तो ये मेडल मतलब आप ये देखिए ना, बड़े गर्व के साथ अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मेरा सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश है, युवा देश है मेरा। और उसके बाद जब हम स्पोर्ट्स के अंदर देखते हैं तो हमारे मेडल्स कितने। नहीं तो इसमें तो फिर यूपी सरकार को भी सोचना चाहिए ना। यूपी सरकार क्या कर रही है? हरियाणा आपके साथ लगता है, कितने मेडल आते हैं, उनको नौकरियां भी मिलती हैं। यूपी जो है संख्या के मामले में कितना बड़ा है ना, 24 से जनसंख्या के 25 माध्यम 25 करोड़ की जनसंख्या वही यूपी की। लगभग 3 खिलाड़ी करोड़ के कितने करीब आते हैं? हरियाणा, और उधर की बात करें उत्तर प्रदेश की बात करें तो 24 करोड़ के आसपास। 24 और राउंड फिगर में 25 करोड़ आप बोलिए। ओलंपिक खिलाड़ियों की बात करें तो अगर दोनों प्रदेशों में कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं इसी तरीके की संस्थाओं का ही तो इन्वॉल्वमेंट है। तो उस पर जांच होनी चाहिए, एक प्रॉपर विभाग इस तरीके का बने कि जहाँ पे खिलाड़ी अपने मन से अपनी शिकायत डाल पाए, उसे गोपनीय रखा जाए। क्योंकि मैक्सिमम खिलाड़ियों के दिमाग में एक डर रहता है कि यार मैंने अगर शिकायत की तो मेरा करियर में कहीं ना कहीं अड़चन ये लोग ही डाल देंगे। क्योंकि मैंने बोला ना, दिमाग में संस्था के एक ही चीज रहती है, अहम ब्रह्मास्मि। जिस नहीं, बच्चे का भविष्य चाहेंगे बन जाएगा। आपके आपके कहने का मतलब ये है कि जितने भी खिलाड़ी यूपी में खेल रहे हैं उसमें से ज्यादातर खिलाड़ी जो हैं वो इस संस्था से जुड़े हुए हैं और वो इस तरह से फ्रॉडस्टर जो हैं उसका शिकार हो रहे हैं। या मान लीजिए किसी की उम्र ज्यादा है, वो खेल रहा है, और जो एक्चुअल खिलाड़ी हैं उनको खेलने का मौका नहीं मिल रहा है या आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। यहाँ तो मुझे लगता है कि यूपी सरकार को और ज्यादा बेहतर काम करने की जरूरत नहीं लगती। नहीं, मैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। क्योंकि दस्तावेजों से संबंधित है तो हमारे तंत्र के अंदर सेंध तो लग चुकी है, तभी वो चीजें हो पा रही हैं। जैसे कि आपने बोला कि पात्र खिलाड़ी और पात्र और अपात्र से संबंधित, अभी एक इंसिडेंस हुआ। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन ट्रायल था। सिलेक्शन ट्रायल के अंदर एक लड़के के द्वारा वहाँ पे हमने देखा, मैंने कहा प्रतिभाग कर रहा है, और मैंने कहा ये तो बहुत पुराना लड़का है, तो ये यहाँ पर कैसे। तो उसके हमने पेपर पता किया, उसकी जानकारी ली। उस व्यक्ति के द्वारा कागजों में अपनी आयु 13 साल कम की हुई थी। एक्चुअल आयु सन 93 की पैदाइश है वो, और जो दूसरे उसने दस्तावेज वहां प्रस्तुत किए हुए थे 2006 के प्रस्तुत किए हुए थे। अब इसमें देखिए खेल क्या है। जो द्वितीय स्थान पे लड़का आया, अगर वो खिलाड़ी वहां पे अन्याय ना कर रहा होता तो द्वितीय वाला प्रथम स्थान पे होता, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी वो पार्टिसिपेट कर रहा होता और वो लड़का एलिजिबल हो गया होता। वेटेज तो मिलती उसको, बेनिफिट मिलता उस सर्टिफिकेट का ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन के आधार पे। देन उसके बाद जहां पर एडमिशंस को लेके इतनी मारामारी रहती है, उस लड़के के द्वारा एक स्थान भी, एक विद्यार्थी का स्थान भी खा लिया गया। अब इसके अंदर खेल क्या है पूरा समझने का ये है, एडमिशन से लेके और वो मार्कशीट बनने तक अगर उसको चेन पकड़े तो एक एक व्यक्ति दोषी है। वो 10वीं की मार्कशीट बनवाने वाला भी दोषी है। उसका कारण ये है, वो जानता था कि ये लड़का गलत है। अगर वो व्यक्ति सही होता तो उसे गाइड करता, तू गलत कर रहा है, ये अपराध है। लेकिन वहां पर 8वीं की मार्क जो है टीसी भी प्रोवाइड कर दी जाती है। तो यानी एक प्रॉपर सुनियोजित प्लान है। और ये इस तरीके की मार्कशीट के माध्यम से जब ये लड़के घुसेंगे डिपार्टमेंट्स में और इन सब चीजों में, तो ये खोखला किसको कर रहे हैं? ये तो डिपार्टमेंट का ही तो रास्ता खत्म कर रहे हैं। आगे जाके वो भी तो भ्रष्टाचारी करेंगे फिर। बस जिसकी नींव ही भ्रष्टाचार पे पड़ी है वो तो आगे भ्रष्टाचारी करेगा। तो सिंपल सी बात है। तो मैं तो विषय और जो हो रहा है उसको उजागर कर रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ। तो मैं तो न्याय किससे मांगूंगा? अपने बड़ों से ही तो बोलूंगा ना उसके लिए कि यार हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, न्याय की उम्मीद तो हमें उन्हीं से है ना।
तो हमारा काम था उसको शिकायत करना। अगर विभाग उन चीजों को लेके मुकदमे दर्ज करता है, गलत हो रहा है तो उस पर मुकदमे दर्ज करता है, सारी चीज करता है, तो वेल एंड गुड। नहीं तो जहां इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं आगे भी लड़ेंगे। दो सवाल हैं। एक तो ये कि ये जिस हिसाब से आप बता रहे हैं ये बिल्कुल निचले लेवल से शुरू होकर बिल्कुल अपर लेवल तक है, यानी एक चेन जो है प्रॉपर बनी हुई है। और जब इस चेन को तोड़ने का कोई काम करेगा आप जैसा कोई इंसान, तो ऑब्वियस है कि जिसकी चेन टूटेगी उसको दुख होगा, दर्द होगा, और फिर वो सामने वाले को भी दर्द पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो मतलब वो कोई फिक्र नहीं है कि हाँ कल को मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। मुझे या फिर आपको है, क्योंकि आप पॉलिटिकली भी जुड़े हुए हैं, पार्षद हैं आप बीजेपी के, तो क्या बीजेपी ने सपोर्ट दे रखा है कि हाँ तुम खेलो कोई बात नहीं? कहीं प्लांट तो नहीं किया गया बीजेपी की ओर से आपको कि हाँ तुम? उससे पहले जो है मैं खिलाड़ी हूँ, क्योंकि मेरी पहचान उसी रूप में रहेगी। अगर आप देखेंगे तो खिलाड़ी के रूप में हमेशा मेरी पहचान रहेगी। वो पहचान जो है संगठन के माध्यम से जो दी गई है वो अस्थायी है, आज है कल नहीं है। लेकिन मैं काम तो जो मेरी विचारधारा है, जो मेरी पार्टी कर रही है, जिस पे काम कर रही है, उसके परिणाम भी सामने है। मैं भी तो उसी चीज को कर रहा हूँ। वो भी तो भ्रष्टाचार की कमर तोड़ने पे लग रहे हैं ना, तो ये भी तो भ्रष्टाचार है। और ऐसे लोगों से मेरी कोई सिंपैथी नहीं है जो दूसरे का हक खा गए हों। उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो उनकी मानसिकता है, और उसके अंदर वो कुछ गलत करते हैं। मैंने बोला ना कि आपने भी जैसे बोला कि भाई भ्रष्टाचार की नींव जब उसी पे ही टिकी हुई हाँ, है ना, जो वो तो पे भ्रष्टाचार के ऊपर तो ही खड़े हो रहे हैं ना। तो जो इस तरीके के लोग हैं उनसे कोई सिंपैथी नहीं है मेरी किसी तरीके की। और वो कभी इस देश के, इस समाज के कभी हितैषी नहीं हो सकते। मेरा सवाल बड़ा खटक रहा है मेरे दिमाग में। आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आप पार्षद हैं, आप संघ से भी जुड़े हुए हैं, सवाल ये खिलाड़ी भी हैं। आपने जो खिलाड़ियों के साथ आज की डेट में गलत हो रहा है वो आप देख रहे हैं, आपने भी अपने टाइम में भुगता हुआ है। सवाल ये है कि जब सरकार आपकी, संघ आपका, सेंटर में भी गवर्नमेंट आपकी है, स्टेट में भी गवर्नमेंट आपकी है, तो फिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है जिस हिसाब से होनी चाहिए? बंदे तो सारे आपके ही हैं कार्रवाई करने वाले। मैं वही चीज बोल रहा हूँ ना, तो इस तरीके के लोगों को ताकत किसने दी? तो उस वक्त तो आपकी सरकार नहीं थी ना? सरकार नहीं थी, है ना। जो तंत्र तब से चलता आ रहा है, आपको तो मैं वही बताना ना चाह रहा हूँ आपको ना स्टेट गवर्नमेंट को ना सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात का भी डर नहीं हो? कौन कह रहा है मेरी सरकार काम नहीं कर रही? मेरी सरकार ने काम मैं किया, ये तभी नहीं तो कह रहा मान्यता हूं, नहीं हुई इनकी। मैं ये उन नहीं कह रहा चीजों हूं पे कि मानक सरकार पूरे। काम नहीं कर रही है। मेरा कहना ये है कि जिस हिसाब से ये कोई छोटी घटना नहीं है। आप तो सिर्फ यूपी को केंद्र में रखकर बात कर रहे हैं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये नेशनल लेवल पे हो रहा है। पूरे देश में पता नहीं इतने कितने ऐसे खिलाड़ी होंगे जो इसमें उलझे होंगे, जो कि जिनको अपना हक नहीं मिला। तो जब नेशनल लेवल पे इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है और आप जैसे लोग जो सरकार से जुड़े हुए हैं इनडायरेक्टली वो इस चीज को उठा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि इसमें और ज्यादा तेजी से काम होना चाहिए और जो भी शामिल लोग हैं उनको कार्रवाई होनी चाहिए उन पर? हाँ, तो अभी जब जैसे ये चीज उजागर हुई, पता लगना शुरू हुई, मेरी मेरी अपनी जिम्मेदारी समझी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक खिलाड़ी होने के नाते, और जिस संगठन से मैं जुड़ा हुआ उन संस्कारों के नाते मैंने उस चीज पे कार्य करना शुरू करा और उनसे अवगत कराना शुरू कर दिया प्रॉपर, कि मेरे बड़ों को बताना शुरू कर दिया है। जो मैंने पत्राचार और ये सारी चीजें की हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरे द्वारा पहले भी जो है ना ज्ञापन के माध्यम से बताया गया। फिर उसके बाद शिकायत जब पोर्टल पे की गई उसमें उनके द्वारा दोषी उसको ठहराया गया, तो तभी उन्होंने बोला ना कि मिनिस्ट्री को कार्य करना चाहिए। परंतु मैं एक चीज कहता हूँ कि दिल्ली के अंदर एक अखबार के माध्यम से भी लगातार हमें पता लगा। ये अखबार 13 नवंबर 2022 का है ना। तो उस टाइम पे भी इस एसोसिएशन से जुड़ा हुआ विषय की मान्यता ना होने के बावजूद भी इस तरीके के कैमरे पे दिखाएं इसको जरा, है ना। तो ये है, खेल मंत्रालय के नाम पर खिलाड़ियों को ठगने में लगी है इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन, है ना। तो ये उस टाइम पे भी आई, तो उसे अगर उतनी जागरूकता के साथ तभी इस पे एक्शन हो गया होता तो इतना लंबा ये मामला खिंचता ही ना। भाई अखबार में आपको क्या चाहिए? अगर मुझसे जुड़ा हुआ कोई विषय अखबार में आता है तो मैं तुरंत उस चीज के ऊपर एक्शन लूंगा, जानने का प्रयास करूंगा, जांच लगाऊंगा, चीजें करूंगा।
लेकिन उसके लिए मुझे बाद में सूचना के अधिकार अधिनियम के माध्यम से सूचना एकत्रित भी करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी 2024 में 23 में, जबकि ये तो अखबार 22 का है। यानी कहीं ना कहीं इन लोगों का प्रभाव वहां उस तंत्र के अंदर है ना, तो यानी इनके बंदे वहां, देखिए हाँ, बिना प्रभाव के तो नहीं होगा। बिल्कुल। अगर आप नेशनल लेवल पे इतना बड़ा कोई कांड कर रहे हैं तो बंदे तो बीच में होंगे ही होंगे जो उनका साथ दे रहे हैं। तो उस पे मैं यही तो कह रहा हूं कि उस पे फिर सरकार को सोचना चाहिए और तुरंत इस पे कार्रवाई, कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए, रोक लगानी चाहिए। या फिर अगर कुछ नहीं होता है तो सरकार को कम से कम ये तो लोगों में प्रचार करना चाहिए कि हाँ ये संस्था गलत है, हाँ, आप इस संस्था से ना जुड़ें। ऐसा हुआ मंत्रालय से जब हमने मंत्रालय ने जब बता दिया कि ये पनिशेबल ऑफेंस के उसमें आता, तो मेरे द्वारा मंत्रालय से वापस से सूचना मांगी गई और उसमें मैंने पूछा कि अगर ये पनिशेबल ऑफेंस में आता है तो आपके द्वारा इन लोगों के ऊपर क्या एक्शन किया गया कि जो इतने लंबे टाइम बीच में इनके द्वारा लगातार मिसयूज किया जा रहा है नाम का और लोगों का। तो उन्होंने तब उस टाइम पे वार्निंग लेटर जारी किया था, लेकिन खाली जो अपराध है, अपराध तो घटित हो गया ना। और इतना ही नहीं, इस बीच में जो सर्टिफिकेट इशू किए गए उनके ऊपर डिपार्टमेंट्स में भर्तियां भी हो गई हैं। तो अभी अपराध घटित हो गया प्रॉपर, तो उसके बाद भी अगर मंत्रालय उसमें मुकदमा दर्ज करने में और उन चीजों में सोच रहा है तो ये चिंता का विषय है। ये जो है इसके लिए फिर हम प्रयास करेंगे, मुकदमा तो दर्ज उस हिसाब से उनकी सबकी नौकरी जानी चाहिए। बिल्कुल जांच हो और जो अपात्र व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे पता है कि उसमें भी संस्था क्या करेगी, संस्था कह देगी कि जो सर्टिफिकेट्स हैं हम उन्हीं को ही तो कर सकते हैं, आयु प्रमाण पत्र तो फर्जी हैं, लेकिन जो आपने सर्टिफिकेट्स 2021 के बाद दिए अब उनके लिए क्या जवाब है? क्या उसके लिए खिलाड़ियों को दोषी करेंगे कि आपने वहां फर्जी सर्टिफिकेट जो है जमा कर दिए, उसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सर्टिफिकेट तो आपके द्वारा दिए गए हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि 2021 के बाद जो सर्टिफिकेट दिए गए, जी, मैं खिलाड़ी हूं, मैं 2021 के बाद संस्था में जुड़ा या मैं खेला 2021 के बाद, मुझे संस्था ने सर्टिफिकेट दिया, मैं उस सर्टिफिकेट को लेकर डिपार्टमेंट गया और मैंने डिपार्टमेंट में किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब हासिल कर ली। जब वेरिफिकेशन होती है तो क्या वहाँ जो ऑफिसर बैठे होंगे जिन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की, क्या उनको ये नहीं पता था कि हाँ ये संस्था तो एलिजिबल ही नहीं है, ये संस्था जो आज के डेट में मान्यता प्राप्त है ही नहीं है? ये जिम्मेदारी बनती तो थी, उनको तो वहीं रोक देना चाहिए था कि भाई आपके तो डॉक्यूमेंट फर्जी हैं, अभी जो या इस सर्टिफिकेट के आधार पे आपको नौकरी नहीं मिल सकती है। जैसे तो क्या वो भी घूसखोर हैं, क्या वो भी भ्रष्टाचारी हैं? जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने खेल मंत्रालय से, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स से उनको पूछना पड़ा इससे संबंधित। यानी जब इनकी मान्यता समाप्त हो गई थी तो क्या मिनिस्ट्री के द्वारा एक्नॉलेजमेंट लेटर विभागों को सूचित किया गया? ये अपने आप में सवाल है। और नहीं किया गया तो ये किसकी जिम्मेदारी थी, उससे जवाब लिया जाए। जिसकी मान्यता समाप्त हो गई, क्योंकि जिस खेल संस्था के साथ मिनिस्ट्री, मतलब जिस खेल संस्था को मिनिस्ट्री से मान्यता होती है उसके साथ ही हमारे सरकारी जैसे नेशनल चैंपियनशिप्स होती हैं, तो जो हमारे सरकारी विभाग हैं जैसे हमारा सर्विसेज हो गया, सीआरपीएफ और आपका रेल विभाग, इनकम टैक्स, नेवी, ये सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, उन्हीं संस्थाओं के साथ करते हैं। तो मंत्रालय को, क्योंकि ये तो करने नहीं वाले, ये क्यों सूचित करेंगे जब इनकी दुकान अच्छी चल रही है और उसी चीज से चलनी है, तो ये सूचित क्यों करेंगे, है ना। तो मिनिस्ट्री को, सभी विभागों को भी तो एक बार सूचित करने की जिम्मेदारी बनती थी कि अब मान्यता नहीं है, क्योंकि ये जिम्मेदारी उनकी इसलिए बनती थी नाम उनका दुरुपयोग ना हो। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी उनकी बनती थी। अगर उससे संबंधित कोई व्यक्ति अगर नियुक्त है तो उसकी जवाबदेही बनती है। क्या आपको इस बारे में पता है कि उन्होंने कोई लेटर नहीं निकाला है? किससे संबंधित? जब ये संस्था जो है ये इसकी मान्यता खत्म हो गई तो उसके बाद स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है, क्या उसने कोई इस तरह का लेटर निकाला है कि हाँ इसके तहत 2021 के बाद का अगर कोई सर्टिफिकेट आता है तो उसको मान्यता ना दें या उसको कंसीडर ना किया जाए जॉब के लिए? अगर मैं इस पे यही कहूँगा कि शायद
जो है ये अपने आप में एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्योंकि अगर लेटर निकाला होता, मान लिया रेल विभाग है, अगर रेलवे के खिलाड़ी उधर प्रतिभाग कर रहे हैं, है ना, तो वो किन कारणों से कर रहे हैं? मान्यता तो नहीं है ना। अगर विभाग को सूचित किया होता, तो जब विभाग खुद कह रहा कि वहां पर जो है इंसेंटिव्स में काउंट नहीं होगा, है ना, रिक्रूटमेंट में काउंट नहीं होगा, तो क्या विभागों के, रेल विभाग जो है प्रॉपर रेलवे मंत्रालय के द्वारा, मैंने आरटीआई के माध्यम से लिया था, तो उनको प्रॉपर एक जैसे है ना पार्टिसिपेशन फीस एंड ऑल सब चीज़ें जमा की जाती हैं। तो सरकारी धन इस संस्था को दिया गया। क्यों दिया गया? यानी मिनिस्ट्री के द्वारा शायद वहां तक वो सूचना नहीं पहुंची है तभी, और अगर पहुंची है तो फिर डेफिनेटली जो टीम लेके जाता है कहीं ना कहीं उन लोगों के ऊपर संस्था के लोगों का प्रभाव है। इतना बड़ा तंत्र ऐसे ही नहीं स्थापित हुआ है, उन लोगों का कहीं ना कहीं प्रभाव, जैसे मैंने बोला ना कि जो लोग फर्जी भर्ती हो रहे हैं वो काम किसके लिए करेंगे? इन्हीं के लिए करेंगे और पैसे के लिए करेंगे। बिल्कुल। तो ये तो अभी जो है अन्याय हो रहा है, ये अन्याय है उन संस्थाओं के साथ भी जो लगातार देश में खेल को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास कर रही हैं। एक लड़की है विनेश फोगाट जी, जिस हिसाब से आप लेकर चल रहे हैं खिलाड़ियों की बात, क्योंकि आप खुद तो खेल चुके हैं, उसने खेलते हुए भी जब उसको लगा कि हाँ अब बोलना चाहिए तो प्रोटेस्ट किया। रेसलर आप जानते होंगे, हरियाणा की बड़ी रेसलर और अब विधायक हैं जी। तो उन्होंने आरोप लगाए, ओलंपिक जो रेसलर के जो अध्यक्ष थे उस वक्त ब्रिजभूषण शरण जी, उनके खिलाफ आरोप लगाए, वो कुर्सी से भी हट गए। मेरा सवाल ये है कि उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या विनेश फोगाट जो है वो के पक्ष में हैं आप कि हाँ उस तरह से करना चाहिए था? कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? इस पूरे मामले में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज तो विधायक हैं, अब आपके पास जो है एक जनप्रतिनिधि आप हैं और आप ही उन समस्याओं को जो चली हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर कोई चीज़ आपने फेस की है तो उस चीज़ को आप बेहतर तरीके से रख सकते हैं। आज आप उतने सक्षम हैं उन चीज़ों को करने के लिए। बस उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि अब उनके द्वारा प्रयास ये होने चाहिए, अगर कोई चीज़ उनके साथ गलत हुई है या कोई चीज़ ऐसा है कि जो लगता है कोई, तो उसके ऊपर उनका यही प्रयास होना चाहिए कि आने वाला भविष्य जो खेल जगत का है उसे कैसे सुधारा जाए। हमारा प्रयास खिलाड़ी होने के नाते, जब हम भी मतलब गेम करते थे तो हम भी अपने गुरु से सिर्फ एक ही चीज़ पूछते थे कि कहाँ कमी है, किस चीज़ को सुधारना है। तो हमारा प्रयास ना हमेशा सकारात्मक दिशा में होना चाहिए, अपनी कमियों को सुधारना है, जिससे कि जो आने वाली नस्लें हैं ये कहें कि ये प्रयास वो लोग करके गए थे। ठीक है, उनके समय पे उस तरीके से वो चीज़ें नहीं थी, ये नहीं थी, लेकिन आज हमारे लिए वो लोग करके गए, तो हमें देश के आने वाले भविष्य के लिए करना है जो करना है। साफ तौर पे मैं पूछूं तो आप क्या विनेश फोगाट और ब्रिजभूषण दोनों में से एक को चुनना है तो आप किसे चुनेंगे कि हाँ मैं इनके साथ हूं? क्योंकि इस विषय की अगर पूरी बात करें तो पूरी मेरे को उतना नहीं पता है, लेकिन जितना हम न्यूज़ के माध्यम से, क्योंकि जब ग्राउंड पे नहीं गए, किसी चीज़ के जड़ के पे नहीं गए हैं, तो उस पे कोई टिप्पणी कर देना मैं सही नहीं समझता। लेकिन खिलाड़ी होने के नाते, है ना, क्योंकि मैं यही कहूँगा कि मैं आगे आने वाले भविष्य को क्या दे के जा रहा हूँ ये मायने रखता है। तो मेरा हमेशा अपना फोकस ये होना चाहिए, हर सीनियर खिलाड़ी की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो आने वाले अपने मतलब भविष्य के लिए, जो खेल जगत का जो आने वाला आगे भविष्य है उसके लिए क्या सकारात्मक, क्या बेहतर कर सकता है, और जो कमियां हैं उनको कैसे दूर करके एक स्वच्छ और सकारात्मक माहौल बना सकता है। अब आप इस केस में क्या चाहते हैं कि हाँ ये फेडरेशन, जिस फेडरेशन के खिलाफ, जो फ्रॉडस्टर फेडरेशन है जिसके खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं, अब आप क्या चाहते हैं कि हाँ क्या हो इस मामले में?
जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर अभी जो ये संस्था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जब तक पूरी जांच कंप्लीट ना हो जाए, पहले तो जो जांच होनी चाहिए वो जांच हो डिप्टी रजिस्ट्रार माध्यम से, क्योंकि उनकी भी अपनी एक सीमा है, वहां तक ही जांच हो पाएगी। लेकिन उसके उपरांत प्रॉपर जो इन लोगों के द्वारा जितनी कृत्य किए गए हैं उनकी जांच हो, और जब तक जांच कंप्लीट ना हो जाए इनके द्वारा किए जाने वाली किसी भी प्रतियोगिता की अनुमति ना दी जाए, उस पर रोक लगे पूर्णतः, ताकि खिलाड़ी ना ठगे जाएं। यानी अभी भी ये अपने गेम्स जो हैं वो करवा रहे हैं। लगातार वो उन चीज़ों को कार्यान्वित करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं। सबसे कमाल की बात है कि इंटरेस्टिंग एक चीज़ समझ में नहीं आती है बिल्कुल। जैसे अगर हम स्पोर्ट्स नियम की बात करें तो जो कैटेगरीज गेम होते हैं तो उसमें 1 या 2 खिलाड़ी की अनुमति होती है, पर जो इनके द्वारा आयोजित इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स होती हैं, अब की बार तो मैंने देखा कि थोड़ा सा उसमें शायद पहले कुछ उस तरीके की चीज़ें बोली हैं तो शायद कान तक पहुंच गई होंगी। अकेले रेस में दौड़ रहे हैं, अकेले फर्स्ट आ रहे हैं, अगर 4 खड़े तो 4 के 4 इंडिया के इंटरनेशनल गेम्स में। हाँ। तो ये तो इंटरनेशनल गेम जो है वो यहाँ करवाते हैं या बाहर करवाते जो हैं? फोर्थ आ रहा और वो अपना फोर्थ आके उसके अंदर जो है क्या ना, अकेले ही रेस में दौड़ रहे हो, अकेले ही फर्स्ट आ रहे हो, फोर्थ आ रहे हो, तो उसमें बता रहे हो, ये नहीं बता रहे कि उस कैटेगरी में थे ही 4 आदमी और 4 के 4 भारत के थे। मेरा कहना ये है कि ये इंटरनेशनल जो लेवल पे जो करवाते हैं तो उसमें तो भारत के कैसे दूसरी कंट्रियों के नहीं होंगे क्या? दूसरी कंट्री इंटरनेशनल लेवल पे अगर मैं खेल रहा हूं तो मैं दूसरी कंट्री के साथ में ही तो जांच का खेलूंगा विषय ना। है कि संस्था के साथ कितनी कंट्रीज जुड़ी हुई हैं। तो वो यार आप इंटरनेशनल चैंपियनशिप की इंटरनेशनल बात गेम करते वो हैं, कहाँ करवा कहाँ रहे हैं? या इंडिया में करवा रहे हैं या बाहर कहीं करवा रहे हैं? बाहर। और सबसे बड़ी बात यह है यहीं से खिलाड़ी जो हैं प्रॉपर, आप मैं वही बात कह रहा हूँ कि एसोसिएशन खिलाड़ियों के सुधार के लिए कर क्या रही है, क्योंकि अगर आप वाकई में ही खेल को सुधारना चाहते हैं, आप खिलाड़ियों के इतने हितैषी हैं, तो आप ये बताइए ना कि इतने मोटे मोटे चार्जेस क्यों होते हैं खिलाड़ियों से। यानी आप हमारे किस तरह पैसे के से ही हमें चार्जेस? लेके जाओगे, किस तरह के चार्जेस? आपका फेयर, वहां पर अकोमोडेशन और सारी चीजें, वो सुविधाएं एक एक खिलाड़ी उनके द्वारा प्रॉपर लिए जाते हैं। वो लेटर मैं आपको दे दूंगा। नहीं, खिलाड़ी पैसे देते हैं। अगर मान लीजिए मुझे इंटरनेशनल खेलने जाना है संस्था की ओर से, तो वो खिलाड़ी, मैं पैसे दूंगा पहले जाने के लिए? अपना आपको बेयर करना पड़ेगा। तो आपको बेयर ये करना तो पड़ेगा। खिलाड़ी को भी मालूम होना चाहिए कि हाँ, ऐसा तो किसी संस्था में नहीं होता है। वो जो चाहे संस्था हो चाहे सरकार हो, वो खिलाड़ियों को लेकर जाती है। अब तो फिर मेरा कहना है, सवाल ये है कि खिलाड़ी क्यों जा रहा है? फिर पैसे भी मैं दूं, मैं अपने खर्चे पे ही इंटरनेशनल खेलने जा रहा हूं, ये तो एक नई बात है। तो मतलब खिलाड़ी किस सोच के साथ जा रहा है? फिर किस सोच के साथ जा रहा है? अकेला रेस में दौड़ रहा हूँ, फर्स्ट आ रहा हूँ, जा ही जब उतने रहे। मतलब मैं सिर्फ फिर ये एक टैग ही चाहता हूँ कि हाँ, मैं इंटरनेशनल लेवल पे खेला हूँ। अगर जो वर्ल्ड लेवल पे अगर बात करें तो एक प्रॉपर एक संस्था है जिसके साथ मैक्सिमम कंट्रीज जुड़ी हुई हैं। वाडा का अप्रूवल है उसके पास, इन लोगों के पास नहीं है ना। एक ये बिंदु भी दरकिनारा किया गया था एफिलिएशन के समय पे। जब वो चैंपियनशिप्स होती हैं तो मैक्सिमम कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ ही कंट्रीज नज़र आती हैं। जैसे एक ग्रुप में बना, हम और आप मिलके एक संस्था बना लेते हैं, जैसे दुबई बोल देते हैं अच्छा उसका जिम है, ठीक है यार तू अपने प्लेयर भेज देना। दूसरा अदर कंट्रीज़ में बोल देते हैं कि यार जिम है, ठीक है आ तू अपने लड़के भेज देना। तो उस तरीके से करके कुछ कंट्रीज़ वहाँ पर हो रही हैं। एक जैसे क्या ना, क्लब कर लिया और आप खुद ही आयोजित कर रहे हैं, आयोजन करता है खुद ही, सब कुछ चल रहा है। जो 3 कंट्री या 4 कंट्री में किसी के अच्छे जिम हैं और इनके कंसर्न हैं और इनके नॉन हैं, तो उनको वो संस्था उसी तरीके से काउंट हो रही है, वो कंट्री रिप्रेजेंट कहला रहे हैं उस तरीके से। आप उस तरीके का प्रतिभाग दिखाइए ना, प्रतिभाग आप दिखाइए उस तरीके का। मतलब मैं यहाँ से लड़के भरूं और भर के बाहर ले जाया कर लूँ, इंटरनेशनल पार्टिसिपेट करें, एक तरीके की ना प्रोफाइल प्रिपेयर की जा रही है चीज़ों को यहाँ पर भ्रमित करने के लिए, ताकि और लोग जो हैं वो जुड़े और जो गए हैं वो भी ये कह सकें कि हम इंटरनेशनल खेल के आए हैं। इसके लिए बोला है उसमें रेल विभाग ने और इन्होंने बोला है कि वो मान्य नहीं होंगे।
सरकार के द्वारा भी उन चैंपियनशिप्स और उनको लेके, मतलब रेल विभाग ने स्पष्ट बोला है कि जो प्रॉपर इंसेंटिव्स और वो सब चीज़ें वहाँ पर पार्टिसिपेशन को लेके, वो उसके बाद यहाँ पर काउंट नहीं होंगे। तो आप अपने आप देख लिए, अगर वाकई में वो चीज़ इतनी मान्य है, सारी हैं, तो काउंट क्यों नहीं किए जा रहे? अच्छा, अभी आप क्या क्या कर रहे हैं फिर इस संस्था, जो ये संस्था गलत कर रही है, जो फ्रॉड पूरी तरह से चल रहा है, और क्या क्या आप कैसे लोगों को, खासतौर पे खिलाड़ियों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, इस तरह से इस फ्रॉड से आप बचें और जो एक्चुअल संस्था है, जो एक्चुअल लोग हैं, उनके पास आप जाएं और उनके साथ प्रैक्टिस करें, उनके साथ खेलें? उसके लिए तो प्रॉपर अपना ये है ना, जैसे कि वो तो हम लोग अपनी तरफ से प्रयास कर ही रहे हैं, गवर्नमेंट से लगातार कुछ और चीज़ें हैं, वो अभी डिस्क्लोज करना ठीक नहीं होगा, उस माध्यम से हम लोग संपर्क करके उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं जागरूक करने की, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो इनके पेपर्स के ऊपर, इनके सर्टिफिकेट्स के ऊपर जो फर्जी भर्ती हो गया है ना, तो ज़रा इसके ऊपर हर खिलाड़ी को विचार कर लेना चाहिए कि किसको कहाँ पर और क्यों पहुँचाया गया है। क्योंकि वहां पर एक पात्र व्यक्ति हो सकता था, अपात्र को ही भेजा गया। क्योंकि जो व्यक्ति दस्तावेज जिसके फर्जी हो गए, तो वो तो कहीं से कहीं तक पात्र नहीं हुआ ना। तो अपात्र व्यक्ति क्यों वहां पे सेट किया गया, पात्र का हक क्यों लिया गया और किन लोगों के द्वारा लिया गया, उस चीज पे विचार करें, समझे, जागरूक रहें, और जो हर चीज को ना पूछना सीखें, क्यों और टेढ़ी ये भूल ऐसा भी कुछ हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आपकी जॉब लगनी थी, आप पात्र थे, लेकिन किसी अपात्र ने जो है वो आपका हक मार लिया। तो अब क्योंकि मैं पात्र था, मुझे आज इस बात का भी एहसास हो गया, इस पॉडकास्ट को सुन के ही किसी को लगा कि हाँ यार, मैं भी पात्र था और मुझे होना चाहिए था, और मेरी तो किसी ऐसे व्यक्ति ने मेरी नौकरी ले ली जो कि अपात्र था पूरी तरह से। तो अब, और वो आपसे मिलना चाहता है तो और मिले ना। जुड़ना चाहता है, तो फिर वो आपसे कैसे कांटेक्ट करे? और दूसरी बात कि क्या ऐसे चांसेस हैं कि कल को जो कोई पात्र था उसको उसका हिस्सा मिल जाए, या फिर उसको जॉब वो मिल जाए? ऐसा भी पॉसिबल है? देखिए, जो अपात्र हैं उनको हटाकर जो पात्र हैं उनको जॉब दी जाए, ऐसा देखिए पॉसिबल है? क्योंकि आप इस पूरी तरह से इसमें काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। या फिर कल को ये संस्था जो है ये पूरी तरह से इस पे कार्रवाई होती है, बंद होती है ये, और तो फिर आगे जो नए बच्चे आएंगे सिर्फ उनके लिए ही होगा कि हाँ, अब हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। मैंने वही बोला ना कि बड़ा तंत्र है, तो बड़े के लिए अभी जो कमियां हैं वो निकल के आई हैं, तो उसके लिए योजना तो मंत्रालय बनाएगा कि आगे भविष्य में उस तरीके की चीज़ें ना हो। लेकिन जब बात आ जाती है कि जिसके साथ गलत हुआ है, तो अन्याय के खिलाफ तो लड़ना ही पड़ता है, खड़े होना पड़ेगा। कहना सीधी सी बात है। बच्चा रोता है तो ही माँ उसका पेट भरती है ना। तो उसके लिए भी संघर्ष, जिसने संघर्ष ही छोड़ दिया, तो वो तो यार वो मतलब संघर्ष जिसके जीवन। और खिलाड़ी, यार आप जब एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का खिलाड़ी भी होगा ना, और आप उससे उसके सपने पूछेंगे, तो वो सीधा एक ही चीज बोलेगा कि ओलंपिक खेलना है, मुझे जो है ना कंट्री रिप्रेजेंट करना है, एक बार देश की तरफ से खेलना है, मेरे को इसका प्रतिनिधित्व करना है। आप इतना बड़ा विचार रखने वाले ऐसे लोगों से, और सबसे बड़ी बात, गलत आदमी से क्या डरना, चोर है शोर से भाग जाता है। ठीक है, मेरा सिस्टम जो है, मेरी कानून व्यवस्था, मेरे प्रणाली जो है वो लचीली है, न्याय उसमें मिलता है। लेकिन ठीक है, चोर है शोर से डरेंगे, आप अपनी आवाज तो बुलंद करो। आपको कहीं किसी के साथ कोई बात हुई है, यार मैं तो शोर मचा ही रहा हूँ चीजों को लेके कि हाँ ऐसा हो रहा है, लगो साथ में, सुर से सुर मिलेगा और बुलंद हो जाएगी आवाज। मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, अगर जुड़ना हो तो कैसे कोई व्यक्ति जुड़े? क्योंकि आप तो अब निकल पड़े ना। सहारनपुर से हूँ, गौरव कपिल नाम लेके भी अगर वो करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मेरे फेसबुक के माध्यम से। कांटेक्ट नंबर जो अगर आपके माध्यम से कोई जा सकता है तो आप दे दीजिएगा, उस माध्यम से जो है ना वो कर सकते हैं। मेरे से फेसबुक पे कांटेक्ट कर लें, मुझसे इंस्टा पे कर लें,
मेल आईडी भी मैं आपको दे दूंगा उस पर, तो उस पर कर लें, जिस जो भी बेहतर हो सकता है। लेकिन इतना है कि सहारनपुर में अगर आप संपर्क कर लेंगे तो मुझे इतना विश्वास है कि इजीली आपको कांटेक्ट नंबर भी और चीज़ें मिल जाएंगी। जी, हम उम्मीद करते हैं कि जिस मुद्दे को लेकर आप चले हैं वो उसमें आप सफल हों और आपको कामयाबी मिले। और खास तौर पे मेरा उन खिलाड़ियों से, उन दर्शकों से ये कहना है, अगर आपने भी इस तरह की चीज झेली है या फिर इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपको ये एहसास हुआ कि हाँ यार मेरा भी ऐसा ही कुछ मामला है या मेरे साथ भी कुछ ऐसी ही घटना हुई है, तो फिर आप गौरव कपिल जी से जुड़ सकते हैं और अपना केस बता के कि हाँ मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, तो हम आगे क्या करें, क्या इसमें पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि हाँ, क्योंकि पूरे देश में ये सिर्फ यूपी की बात नहीं है, मुद्दा जो है जरूर यूपी से उठा है, लेकिन बात सिर्फ यूपी की नहीं है, बात पूरे देश की है। लुधियाना में भी इस संस्था के खिलाफ जो है अभी समन जारी हुए हैं, उसमें 420, 120 बी और कुछ धाराएं और हैं, समन हुए हैं उसमें लुधियाना से भी, तो पंजाब भी और एक दो जगह पर और हुए हैं, है ना। क्योंकि मेरे को लुधियाना की जानकारी है कि वहाँ से भी हुए हैं, तो क्यों हुए हैं, यानी इनके द्वारा किया जा रहा है, तो धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, है ना। तो वही अपील है सबसे कि अगर कहीं पर भी कोई चीज़ है, अन्याय हो रहा है, अन्याय तब तक ही होता है आपके साथ जब तक आप उसको सह रहे हैं, क्योंकि आपके सहना जो है ना, ये अन्याय करने वाले की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। किस लिए सहना? आवाज उठाइए। आज की तारीख में कानून है, सरकार है, ऐसा नहीं है कि हाँ कानून नहीं है। बेशक वो देर से आपको न्याय मिले, लेकिन न्याय जो है वो जरूर मिलेगा अगर आप सही हैं, और जो गलत है उसको सजा भी जरूर मिलेगी। गौरव कपिल जी, आपने इस तरह से हमसे बातचीत की, और जो मुद्दा, क्योंकि ये बहुत ही गहन मुद्दा था, चिंताजनक ये बात है, मैं ये अपनी तरफ से कहूंगा कि ये चिंताजनक है, क्योंकि हम अपने भविष्य को खराब करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। हमारा भविष्य जो है वो खराब हो रहा है इस तरह से। तो हम तो यही गुजारिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में ये जो मैटर है, ये जो मुद्दा है, ये नेशनल लेवल पे उठे और इसको इतना बड़ा बना दिया जाए कि जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई हो। और वो हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन इसमें भूमिका जो है वो जिस तरह से गौरव कपिल जी अपनी निभा रहे हैं, आप लोगों की भी है, आम दर्शक जो हैं उनकी भी है, जो खिलाड़ी हैं उनकी है, ताकि जो हमने झेला है, जो आपने झेला है अपने खिलाड़ी रहते हुए, अपने जब आप खेल के मैदान में थे, तब किसी और को ना झेलना पड़े। जैसे कि गौरव कपिल जी ने कहा कि हाँ, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो आने वाले खिलाड़ी हैं, वो मुझसे ये ना सवाल करें कि आप तो उस वक्त थे, आपको तो पता था, तो आपने क्यों नहीं कोई सवाल किया, आपने क्यों नहीं सवाल उठाया, आपने क्यों नहीं कार्रवाई की। ऐसा कोई बच्चा, कोई खिलाड़ी आपसे सवाल ना कर पाए, इसलिए आपको जरूर जागरूक होना चाहिए और इस मामले में जरूर जुड़ना चाहिए, और जितना हो सके अपना सहयोग जो है वो करना चाहिए। गौरव कपिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि हाँ, इस मामले में आने वाले समय में कुछ ना कुछ जरूर हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।